हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 8वां अध्याय है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में बहुत प्रकार के व्यवसाय आते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन, भोजन संग्रहण, खनन का क्षेत्र, मत्स्य पालन। उनमें से आज अपन लकड़ी काटना और खनन, ये जो प्राथमिक व्यवसाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, लकड़ी काटना ये एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आता है और इसमें यानी मशीनों के द्वारा आजकल इसमें जो लकड़ी काटने में पद्धति में भी बदलाव आया है। लकड़ी काटना, उसको यानी कि आरा मशीन तक पहुंचाना, ये पूरा कार्य यानी संपन्न होता है। और प्राचीन समय के अंदर लकड़ी काटने का काम होता था वो केवल ईंधन के तौर पर होता था। यानी प्राचीन समय के अंदर लकड़ी केवल ईंधन के उपयोग के लिए काटी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर इसका जो उपयोग है वो अन्य व्यावसायिक तरीके से होने लगा है। लकड़ी काटना और उसको यानी कि परिवहन के द्वारा, मशीनों के द्वारा आरा मशीन तक पहुंचाना और उसके बाद में यानी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना, या बहुत सारे ऐसे उद्योग है उसके लिए जो कच्चा माल है वो लकड़ी है। जैसे कागज़ या लुगदी उद्योग है, या जितने भी सामान पैकिंग बनाने के जो पैकिंग आइटम है उसके लिए भी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। मशीनों के कल पुर्जे पैकिंग करने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान समय के अंदर जो लकड़ी है वो व्यावसायिक तौर पर काटी जाती है और आजकल इसका व्यवसाय के तौर पर यानी कि उपयोग अधिक होने लगा है। ये भी एक मानव का प्रमुख और प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें वनों की काटना, उसके लट्ठे को बनाना और आरा मशीन तक भेजना इसमें शामिल है। इस व्यवसाय में भी अन्य व्यवसायों की भांति कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिसमें पहले लकड़ी केवल ईंधन के तौर पर काटी जाती थी, लेकिन आज इसका प्रयोग है वो कई उद्योगों के कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे कागज़ या फर्नीचर आधारित जो उद्योग है, कागज़ या फर्नीचर आधारित उद्योग है, इनमें यानी कि कच्चा माल है वो लकड़ी है और दिनों दिन वर्तमान में एक व्यावसायिक तरीके से लकड़ी है वो काटी जा रही है। अब देखो, जो लकड़ी काटने का जो कार्य है, लकड़ी काटने का कार्य है वो दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंदर ज़्यादातर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति। तो सदाबहार वनस्पति के अंदर क्या है, ये तो एक सघन वनस्पति होती है, ये सघन वनस्पति होती है और अलग अलग यानी कि प्रजाति के वृक्ष है वो एक साथ खड़े रहते हैं। तो एक ही प्रकार के वृक्ष नहीं होने की वजह से इसके काटने में समस्या आती है और इसका व्यावसायिक तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंदर लकड़ी काटने का कार्य है वो प्राथमिक स्तर पर होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है। इनके अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो लकड़ी काटने के लिए जो इमारती लकड़ी है, जैसे शाल है, इन वृक्षों को काटा जाता है। शाल, सागवान जो सागवान है, महोगनी है, चंदन है या रोजवुड है, ये ऐसे वृक्ष है जो जिसकी इमारती लकड़ी होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये सारे वृक्ष है वो एक सघन रूप में एक ही क्षेत्र में यानी कि खड़े रहते हैं, पनपते हैं। इसीलिए इनको मशीनों के द्वारा या व्यावसायिक स्तर पर, बड़े स्तर पर काटने में समस्याएं आती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर ये प्राथमिक स्तर पर कार्य होता है। विभिन्न जनजातियाँ या पिछड़ी हुई जो जनजातीय लोग हैं वो इस पहाड़ी इलाकों में जाकर के इस प्रकार की लकड़ियाँ काटते हैं और फिर उसको बेच दिया जाता है। शाल, सागवान, जैसे देखो सागवान के वृक्ष है, भारत में सागवान के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सागवान के वृक्ष सर्वाधिक है। इसके अलावा चंदन के वृक्ष है वो यानी कि कहाँ पे हैं? कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर चंदन के वृक्षों की बड़े स्तर पर तस्करी होती है, विदेशों के तक यानी इसका निर्यात किया जाता है। और इसी तस्करी के अंदर जो वीरपन
यानी वीरपन नाम का एक व्यक्ति था जो कर्नाटक के अंदर चंदन के वृक्षों की तस्करी के लिए विख्यात था। उन्होंने बड़ी गैंग बनानी ली थी और आर्थिक दृष्टि से वो इतना संपन्न हो चुका था, तो फिर बड़ी मुश्किल से इस वीरपन की गैंग को समाप्त किया गया। वो कर्नाटक के अंदर इन चंदन के वृक्षों को काट करके विदेशों के अंदर निर्यात करता था, उसका बड़ा व्यवसाय हुआ करता था। तो इस प्रकार ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है उसमें प्राथमिक स्तर पर यानी कि वृक्षों को काटा जाता है और इन वृक्षों का उपयोग कहाँ होता है, इमारती पत्थर या फर्नीचर बनाने के लिए होता है। इमारती पत्थर या फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, देखो शीतोष्ण कटिबंधीय ये जो कोणधारी वन है इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, शंकुधारी वन। इसको शंकुधारी वन, इसको शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। इन कोणधारी वन या शंकुधारी वनों का जो एरिया है ज़्यादातर शीतोष्ण में होता है। जैसे ये ज़्यादातर शंकुधारी या कोणधारी वन है वो नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। और इनको बड़े स्तर पर यानी कि व्यापारिक स्तर पर इसको काटा जाता है, इसको व्यापारिक स्तर पर काटा जाता है। कनाडा एक ऐसा देश है, कनाडा एक ऐसा देश है जो प्राथमिक क्रियाओं के आधार पर विकसित देशों की श्रेणी में आता है। यानी प्राथमिक में क्या है, उसमें लकड़ी काटना सबसे पहले है, यानी लकड़ी काटने का काम है वो बड़े स्तर पर होता है। दूसरा है खनन और तीसरा है कृषि। इन तीनों के आधार पर ये सारी प्राथमिक क्रियाएं, इसके आधार पर कनाडा है वो विकसित कंट्री है। बाकी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो विकसित कंट्री की श्रेणी में आती है प्राथमिक क्रियाओं के आधार पर। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो कोणधारी वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं, इन वनों को यानी कि बड़े स्तर तक काटा जाता है। जैसे भारत के अंदर देवदार के वृक्ष है, देवदार के वृक्ष है या चीड़ के वृक्ष है, ये कोणधारी वन है। और देवदार के वृक्ष और चीड़ के वृक्ष है जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में इसको बड़े स्तर तक यानी कि काटा जाता है। और इसकी लकड़ी होती है वो कैसी होती है, इमारती होती है। तो इमारती लकड़ी है। प्राचीन समय के अंदर ज़्यादातर और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में देवदार और चीड़ की लकड़ी का प्रयोग है वो रेल की पटरियाँ, पटरियाँ बनाने के लिए या पटरियों की जो फिसलेट है उसको बनाने के लिए देवदार या चीड़ की लकड़ी का प्रयोग होता था, क्योंकि ये लकड़ी कठोर होती है और जलवायु पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आज भी देवदार और चीड़ की लकड़ी का प्रयोग इमारती और रेलवे जो फर्नीचर है उसमें बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कोणधारी वनों के अंतर्गत अन्य जो वृक्ष है उनका उपयोग है वो कागज़ है, लुगदी है या पैकिंग के सामान बनाने के लिए किया जाता है। कागज़ और लुगदी बनाने के लिए विश्व में सर्वाधिक कागज़ बनाने के लिए मशहूर कौन है, कनाडा, नॉर्वे, ये सारे कागज़ यानी का उत्पादन होता है। और कागज़ का उत्पादन यानी कि इन कोणधारी वनों के द्वारा होता है। तो कोणधारी वनों को बड़े स्तर तक यानी कि काटा जाता है। अब देखो आजकल इसके व्यवसाय में परिवर्तन आया है, क्योंकि इन देशों के अंदर कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन शंकुधारी या कोणधारी वनों को काटना, साफ करना, फिर इसके लट्ठे बनाना, फिर परिवहन के माध्यम से इसको मशीनों तक यानी कि आरा मशीनों तक पहुंचाना, तो ये सारा काम है वो यानी कि मशीनों के द्वारा आधुनिक तरीके से किया जाता है। फिर इसके लट्टे बना करके इसको मार्केट में विभिन्न बेच दिया जाता है आइटम बनाने के तौर पर। तो बड़े स्तर पर लकड़ी का व्यापार होता है और ये व्यापार ज़्यादातर इस कोणधारी वनों का होता है, जिसमें कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा कागज़ की लुगदी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारत भी कागज़ की लुगदी है वो कनाडा से क्या करता है, आयात करता है, कनाडा से आयात करता है कागज़ की लुगदी का, क्योंकि भारत में इतने कागज़ बनाने के लिए जो शंकुधारी वन है, कोणधारी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ कागज़ ज़्यादातर रद्दी कागज़ है या घास है उससे बनाया जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के कागज़ बनाने के लिए कागज़ की लुगदी है वो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे, कनाडा से आयात करता है। कनाडा के अंदर
ओटावा, क्यूबेक, ये ओटावा, क्यूबेक, ये कनाडा, ये जो कनाडा का प्रमुख व्यापारिक नगर है और ओटावा इसकी राजधानी भी है। ये कागज़ की लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा और नॉर्वे, फिनलैंड के अंदर इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैसे ही ग्रीष्मकाल में बर्फ़ पिघलती है तो पानी की छोटी छोटी धाराएं बहती है। इन नदियों की धाराओं के साथ में वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र के अंदर ये जो वृक्ष होते हैं इसको काट करके उन नदियों की धाराओं के अंदर छोड़ दिया जाता है और पानी की धारा के साथ में बह करके पहाड़ी क्षेत्र से ये जो शंकुधारी वन हैं वो मैदान में आ जाते हैं और वहाँ पर इसको कागज़ की लुगदी या अन्य इमारती लकड़ी फर्नीचर बनाने में उपयोग में किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड या नॉर्वे है जहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन का विस्तार नहीं हो पाता है। तो परिवहन ये ज़्यादातर पानी की जो धाराएं हैं, छोटी छोटी नदियों की धाराएं हैं, इन नदियों की धाराओं के कारण वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों से ये बह करके सीधे यानी कि मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। यानी इनको पहाड़ी क्षेत्रों से काट करके इसका जो तना होता है वो पानी में छोड़ दिया जाता है और फिर बहते हुए पानी के साथ में ये मैदानों में आ जाते हैं। तो परिवहन की सुविधा यानी कि ज़्यादा सुविधाजनक है, जिससे इसका व्यापार है वो बड़े स्तर तक यानी कि होता है। लेकिन यदि इस प्रकार का जो लकड़ी काटने का अंधाधुंध काम है ये यदि चलता रहा, क्योंकि इसमें अंधाधुंध तरीके से वह पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लकड़ी काटी जाती है और अत्यधिक वन के कटाव के कारण पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इन समस्याओं में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन समस्याओं के अंदर सबसे प्रमुख जो समस्याएं क्या उत्पन्न होगी कि इसमें एक तो मृदा, पर्यावरण तो प्रदूषित होता है, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा। मृदा जो अपरदन है, मृदा अपरदन है वो अधिक होगा। मृदा अपरदन अधिक होना सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ें वगैरह टहनियाँ होती है वो मिट्टी को बांध करके रखती है और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इस वनस्पति के कटाव के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण अधिक होता है। इसके साथ साथ यानी कि मृदा का अपरदन भी अधिक होता है, मृदा का कटाव भी अधिक होता है। मृदा है वो क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। अधिक कटाव अपरदन की वजह से मृदा क्या होती जा रही है, अनुपजाऊ होती जा रही है। तो मृदा अनुपजाऊ होती जाती है। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति बन जाती है, बाढ़ का अधिक आना। तो बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होना या सूखा ये जो प्रमुख समस्याएं हैं कि यदि इस अंधाधुंध तरीके से लकड़ी को काटा गया तो फ्यूचर के अंदर पर्यावरण प्रदूषित होगा। पर्यावरण के साथ साथ वायु प्रदूषण सबसे यानी कि ज़्यादा होगा, क्योंकि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का उत्सर्जन ये वृक्षों के द्वारा होता है। तो ये कटाई होने की वजह से प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, मृदा अनुपजाऊ बन जाएगी, बाढ़ या सूखा ये जो स्थितियां हैं ये अधिक पैदा होगी। इसके साथ साथ इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, पारिस्थितिकीय तंत्र भी प्रभावित होगा। क्योंकि पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जैविक एवं अजैविक जो पदार्थ है उसके बीच का अंतर से संबंध होता है। तो इनके अंदर जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच में जो पाया जाने वाला अंतर संबंध है, यानी रिलेशन है, उसको अपन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक जो यानी कि फैक्टर है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे जैव विविधता भी प्रभावित होगी। तो इस प्रकार यानी कि
वनों की अधिक कटाई से इकोलॉजी सिस्टम है, मृदा अपरदन, अनुपजाऊ, बाढ़, सूखा, पर्यावरण, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी और वर्तमान में इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यानी कि पर्यावरण असंतुलन के बाद में फिर अपन लेते हैं खनन है, वो भी प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत आता है। जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं वहीं पर यानी कि खनन व्यवसाय विकसित हो पाता है। जहाँ जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर खनिज यानी कि जो खनन व्यवसाय है वो अधिक पनपता है। लेकिन विश्व के अंदर इस प्रकृति की खास विशेषता क्या है कि खनिजों का जो वितरण है, खनिजों का वितरण, ये जो वितरण है वो असमान है, यानी सभी जगह एक जैसे खनिज नहीं पाए जाते हैं। इस असमान वितरण के कारण यानी कि खनिज जो व्यवसाय है वो पनपता है और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग यानी कि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत कम क्षेत्रों के अंदर अधिक खनिज पाए जाते हैं या कुछ ऐसे खनिज है जो बहुत मूल्यवान है। खनिजों के अंदर भी धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, लोह धातु है या अलोह धातु है या ऊर्जा संबंधित जितने भी खनिज है। तो इस प्रकार जो खनिजों की विशेषता होती है कि इनका एक भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक प्रक्रिया होती है। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रक्रियाओं के आधार पर खनिज है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और जिन क्षेत्रों के अंदर यानी कि खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्र के अंदर वहीं खनन व्यवसाय है वो विकसित होता है। खनन कार्य का अर्थ खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है। खनन का मतलब क्या होता है कि खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। खनिज के विश्व वितरण में अत्यधिक असमानताएं पाई जाती है और खनिज प्राकृतिक और रासायनिक तत्वों यानी प्राकृतिक और रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं और जिन स्थानों पर खनिज निकाले जाते हैं उसे यानी कि अपन खनन क्षेत्र या खान कहते हैं। जैसे लो ऐश के जिन स्थानों पर निकलते हैं तो उसको अपन लोहे की खान कहते हैं। इस प्रकार मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है, जिसमें जैसे पाषाण युग है, ताम्र युग है, कांस्य युग है, लोह युग है। ये सारे ऐसे पीरियड है प्राचीन समय के अंदर जो अलग अलग पीरियड के अंदर अलग अलग खनिजों की खोज हुई है और उसके खनिजों के नाम पर पर्टिकुलर इस युग को पीरियड को जाना जाता है। आजकल हम इस्पात युग से गुजर रहे हैं। आजकल क्या है, इस्पात युग से गुजर रहे हैं। जैसे लोह इस्पात यानी कि उद्योग है, तो लोह इस्पात जो खनिज है जो लोह ऐश से बनता है, ये सभी उद्योगों का एक आधारभूत धुरी है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने और हथियार बनाने तक ही सीमित था। इनका वास्तविक विकास तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ है। निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है और आज किसी भी देश की सभ्यता और आर्थिक जीवन का जो मापदंड है वो खनिजों के उपयोग की मात्रा ही है। आज किसी भी देश के अंदर जो उसकी आर्थिक जीवन का मापदंड या सभ्यता का मापदंड है वो उसमें खनन यानी कि उत्खनन होने वाले जो खनिज है उसके उपयोग पर निर्भर है, क्योंकि ये उद्योग और व्यापार जगत की एक धुरी है और किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा होते हैं। उनमें लोह धातु सबसे उपयोगी है। कोयला और पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ है। अनेक लोहपूरक और अलोहपूरक धातुएं भी किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। तो वर्तमान समय के अंदर लोह धातु जो उद्योग है उसका विकास अधिक हो रहा है। ये सभी उद्योगों का एक आधारभूत है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोह धातु और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जो शक्ति
के आधार स्तंभ है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अर्थात जिस देश के अंदर लोएस्ट के भंडार है और पेट्रोलियम और कोयले के भंडार है, तो वह देश है वो औद्योगिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होता है। तो इस प्रकार इस जो खनिज है इसका वर्तमान में औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब इस खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, खनिजों की विशेषता क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे।